सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने टोपी शुक्ला चैप्टर के 3 भाग जो हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम इसके चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, जहाँ की हमें ये देखना है कि इफ़न के जाने के बाद टोपी की जो हालत है वो कैसी रहती है और अंत में आकर उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो हमने छोड़ा था कि जब मुन्नी बाबू के साथ टोपी का झगड़ा होता है कोर्ट के लिए। ठीक है, तो जो सीता है उनकी नौकरानी वो कहती है कि भाई तू क्यों अपनी दादी के साथ ज़ुबान लड़ा रहा है, और वो दादी तुझसे बड़ी हैं कि तू उनसे बड़ा है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं क्लास में आ गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वीं में तो वह सन 49 में ही आ पहुंचा था, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच सका। ठीक है, कि 9th क्लास में जो था तो 1949 में। ठीक है, और जब 10th में आया तो 52 यानी कि 1952 में वो 10th में एंटर हुआ। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गौदी था, वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने नहीं देता था। जब वह पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता और राम दुलारी को कोई चीज़ ऐसी मंगवानी पड़ती थी कि जो नौकरों से नहीं मंगवाया जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले। यानी कि लेखक ये बताना चाहता बेटा कि जो हमारा ये टोपी है वो इतना बेवकूफ़ नहीं था, गाउदी यानी कि भोंदू बुद्धू नहीं था। वो ठीक था पढ़ने में, लेकिन घर के हालात जो होते हैं वो थोड़े से अलग थे कि जिसकी वजह से टोपी जो है वो पढ़ नहीं पाया। ठीक है, फिर लेखक बताता है कि जब ये टोपी फेल हुआ तो मुन्नी बाबू जो है वो फर्स्ट आए थे अपनी क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में वो फर्स्ट आए थे, और भैरव जो है वो छठी क्लास में था, वो भी फर्स्ट आया। तो और एक बच्चा फेल हो गया और 2 बच्चे इतने अच्छे तरीके से पास हुए, तो ऑब्वियसली सारे घर वालों की जो नज़र है वो टोपी पर ही टिक गई और सबने टोपी को अपने अपने तरीके से डांटा। ठीक है, तो लेकिन लेखक बता रहा है कि जो टोपी है वो जब भी घर में पढ़ने बैठता था तो मुन्नी बाबू को कोई ना कोई ऐसा काम याद आ जाता था, तो वो टोपी को भेज देते थे कि जा टोपी तू ये काम करके आ या वो काम करके आ। और अगर मुन्नी बाबू को काम नहीं है तो फिर राम दुलारी यानी कि टोपी की माँ जो है उसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ती थी बाहर से जो नौकरों के हाथों नहीं मंगवाई जा सकती थी, तो वो तब टोपी को भेज देती थी कि तुम जाओ। और अगर किसी और को काम नहीं पड़ रहा है तो जो भैरव है छोटा भाई है वो उसकी नोटबुक्स से जो है पेजेस को फाड़ता और हवाई जहाज बनाने लगता। तो मतलब कुल मिलाकर जो है टोपी को बेचारे को पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था ढंग से कि वो ढंग से पढ़ सके और पास हो सके। और दूसरे साल में उसे टाइफाइड हो गया और तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया, परंतु हमें उन मुश्किलों का भी ध्यान रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। ठीक है, जो उसके रियल में बैचमेट थे वो उनके साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, यानी कि जो उसके बैचमेट थे वो 10th में चले गए और वो 9th में ही रह गया। तो सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे, यानी जो 8th वाले थे वो 9th में शिफ्ट हो गए, लेकिन टोपी वहीं रहा। और टोपी के साथ जो बच्चे थे वो 10th में चले गए थे। पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि वह कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है कि साम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वे किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब वो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रहा था। तो लेखक क्या बताना चाहता बेटा कि अपनी से पिछली क्लास वालों के साथ बैठना
उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर टीचर्स भी उसको कमेंट पास करने लगे कि लाइक अगर किसी कमज़ोर बच्चे को, किसी भी मतलब स्लो लर्नर को अगर समझाना होता तो टीचर भी ये बोलता था कि तुम ढंग से पढ़ लो, पास हो जाओ, नहीं तो तुम टोपी की तरह जो है इसी क्लास में रह जाओगे। तो टोपी को बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस होती कि टीचर भी मुझे ऐसे कमेंट कर रहा है। और फिर जब वो दूसरी बार भी मतलब फेल हो गया उस क्लास में, और उसके साथ के बच्चे फिर 10th में चले गए, और यानी जो 7th में थे वो अब 9th में आ चुके हैं उसके साथ। तो टोपी को तो तब बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि उसकी मनस्थिति जो है बच्चे वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। मतलब उसको ये एहसास होने लगता है कि वाकई मैं किसी काम के काबिल नहीं हूँ या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जब वो उसके साथ के बच्चे आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं, अगली क्लास में प्रमोट होते जा रहे हैं, और टोपी जो है वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो अब उसकी क्लास में एक तो कोई भी मतलब उसका फ्रेंड नहीं है, और वो उस अपनी क्लास के बच्चों से फ्रेंडशिप करना भी नहीं चाह रहा है, बिकॉज जो उसके साथ के बच्चे थे वो उन्हीं के साथ दोस्ती रखना चाहता है, उन्हीं के साथ खेलना कूदना चाहता है, और वो बच्चे तो बहुत अगली क्लासेस में जा चुके थे। तो टोपी यहाँ पर देखा जाए तो अपनी क्लास में 9th क्लास में अकेला रह गया था, और जो 7th के बच्चे थे वो 9th में पहुँच चुके हैं। अब 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ, उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल छोड़ दिया था, यानी टीचर्स अब उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। अगर वो किसी क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहता था तो टीचर मतलब उसको इग्नोर करते थे। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जो हैं ज़बानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पार्सल पूछ लूँगा। यानी कि जब वो बार बार अपना हाथ उठाता रहा ना कि सर मैं बताऊं या मैं बताऊं इसका आंसर, तो जो इंग्लिश लिटरेचर के टीचर हैं उन्होंने कहा कि भाई तुम 3 साल से इसी क्लास में और तुम्हें तो सारे आंसर्स जो हैं वो रट गए होंगे टोटली। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, तुम बैठो, क्योंकि ये जो बच्चे तुम्हारी क्लास के हैं इन्हें तो अगले साल 10th में जाना, हाई स्कूल का इम्तिहान देना, 10th का इम्तिहान देना है, और तुमसे तो मैं फिर दोबारा, तुमने तो इसी क्लास में रहना है ना, तो तुमसे तो मैं बाद में अगले साल मतलब पूछ लूँगा इसका आंसर, तो तुम चिंता मत करो। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसे तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल सच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र अबे तो हम लोगन में का घुसता है, 8th वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तू है ता उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई। मतलब कि जो ये लड़का है जो कि मॉनिटर था क्लास का, उसने भी जब रिसेस हुई तो कमेंट किया टोपी को कि तू हमसे मत दोस्ती कर, ठीक है, तू जो अब 8th क्लास के बच्चे हैं ना जो अब 9th में आएंगे अगले साल, उनसे फ्रेंडशिप कर ले, ताकि जब वो तेरे साथ 9th में आए तो वो तू उनका दोस्त अच्छे से बन चुका होगा। ठीक है, क्योंकि हम तो आगे निकल जाएंगे और तूने तो डिसाइड किया हुआ है कि तू इसी क्लास में रहेगा, तो तू हमें छोड़ और जो पीछे 8th आ रही है ना उससे दोस्ती कर ले। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना ही है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास होना
ही हुआ। वाह, दादी बोली, भगवान नजर बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में तो पास हो गए। यानी कि उसने जब डिसाइड कर लिया, उसको बच्चों ने भी कमेंट करने शुरू किए, तो उसने डिसाइड किया कि उससे तो इस बार पास होना ही होना है। और जैसे तैसे करके उसने मेहनत करके वो मतलब अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया, पर वो पास हो गया। तो उसकी दादी ने भी उसको लास्ट में जो है ताना मारा कि वाह भगवान, तुझे मतलब बुरी नज़र से बचाए, तेरी तो स्पीड बहुत अच्छी है पास होने की, मतलब कि एटलीस्ट तूने 3 साल लगा दिए, चलो चौथे साल में तो तू पास हो गया कम से कम। पर इसी स्पीड से अगर तू चलता रहा तो बेटा बस तेरा तो काम समझ लो होने वाला है। ठीक है, तो दादी ने अपने तरीके से उसको कमेंट किया। तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार जो है टोपी की कहानी का अंत होता है, क्योंकि इफ़न के जाने से उसकी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ा। इफ़न जब तक था तो वो अच्छा खासा चल रहा था पढ़ाई में, लेकिन इफ़न चला गया तो समझ लो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर से जान निकल गई, बिकॉज़ वो अपनी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करता था। और घर का तो हमने हाल देख ही लिया है चैप्टर में कि उसके घर में कोई भी उसको सपोर्ट करने वाला नहीं था। एक इफ़न था और एक इफ़न की दादी थी जो उसको अच्छे से सपोर्ट करते थे, प्यार करते थे, उससे बातें करते थे और उसके सुख दुख को बांटते थे। तो इफ़न के जाने के बाद टोपी की हालत बड़ी ख़राब होती रही, और तभी यही वजह थी कि वो अकेलापन था उसके अंदर, या जो भी कह लो कि उसका कोई दोस्त नहीं था, और इसी वजह से वो एक क्लास में जो है 3 साल तक अटका रहा। ठीक है, तो सिर्फ एक इफ़न की जाने की वजह से टोपी का जो जीवन है वो कितना बदल गया, इस पाठ में हमने वो देखा बेटा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अच्छे दोस्त होते हैं उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए, और उन्हें हमेशा उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने चाहिए हमें, क्योंकि ये एक अच्छा दोस्त ही हमें अच्छी और सच्ची राह पर चलना सिखाता है, हमारे सुख दुख को बांटता है, हमारे दुख तकलीफ़ में हमारा साथ देता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।